12 साल में पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार में किसी बाहरी दबाव की वजह से एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है। 10 साल पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए की सरकार नहीं है। आंदोलन तो इससे पहले भी हुए हैं। तो इस आंदोलन में ऐसा क्या था कि मोदी सरकार के मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। ये कहानी है उस आंदोलन की। एक इंस्टाग्राम पेज से लेकर संसद मार्ग के लाठीचार्ज तक, अमेरिका से आए एक बेरोजगार युवक से लेकर 26 दिन की भूख हड़ताल तक, और एक ऐसे मूवमेंट की जिसने साबित कर दिया कि जनता सिर्फ वोट देना नहीं जानती, झुकाना भी जानती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वर्ड से, कॉकरोचेस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, जिनकी डिग्री अधूरी होती है, और फिर एक शब्द बोला, कॉकरोचेस। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द इस्तेमाल किए। उस टाइम 30 साल का एक लड़का बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन और मास्टर्स कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहा था। उसका नाम था अभिजीत दिपके। अभिजीत ने उस रात एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, एक वेबसाइट बनाई और एक ट्वीट किया, आज हम कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पार्टी में जो आलसी है, बेरोजगार है, वो इस पार्टी से जुड़े। ये ट्वीट उसने सबसे पहले एक शख्स को भेजा, सौरभ दास। सौरभ एक लीगल जर्नलिस्ट था, ट्विटर पर उसकी अच्छी फॉलोइंग थी। तो अभिजीत ने सौरभ से वो पोस्ट अपने हैंडल पर शेयर करने को कहा कि तेरी फॉलोइंग ज्यादा है, देखते हैं पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगले कुछ ही दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल गए। लोग कहने लगे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन अभिजीत को टीम चाहिए थी, तो उसने सबसे पहले 3 लोगों को रीच आउट किया। आशुतोष रंका, ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल में काम कर चुका था। अभिजीत उसे आपके दिनों से जानता था। इसके अलावा विजेता दहिया और दीपक बाल्या। बाद में 2 और लोग जुड़े, वैष्णवी गौर, फाइनेंस पॉलिसी एक्सपर्ट, और ऑन बोर्ड से, जिसने आगे जाके पहला प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। कुछ 8 लोगों की कोर कमेटी बनी और 15 लोगों की एक प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। लेकिन ये सब करते वक्त अभिजीत अमेरिका में था और उसकी फैमिली को धमकियां मिलने लगी। एक शख्स तो उसके घर के नीचे तक पहुंच गया, उसने वीडियो शूट करके भेजा। इसके बाद उसने महाराष्ट्र पुलिस से बात की और पुलिस ने घर को सुरक्षा दी। और इसके बाद अभिजीत दिपके ने इंडिया आने का फैसला लिया। इसके बाद इंटरनेट की पॉपुलैरिटी को सड़क पर उतारना आसान नहीं था। ट्रेंड करने के लिए एक पोस्ट चाहिए, लेकिन धरना चलाने के लिए लोग और अनुशासन। 3 जून को सीजेपी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की। 3 प्रवक्ता सामने आए, सौरभ दास, विजेता दहिया, आशुतोष रंका। उन्होंने 6 जून की योजना बताई। इसके बाद 6 जून को सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट होता है। जंतर मंतर पर बहुत कम लोग आते हैं। जितने लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उससे ज्यादा मीडिया वाले आ जाते हैं। अभिजीत के पास एक छोटा सा माइक और स्पीकर था, उनकी आवाज भी दूर तक नहीं पहुंच पा रही। कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं दिख रही थी। लोग अलग अलग घेरे बनाकर खड़े थे। यहाँ से ये नैरेटिव बनने लगा कि प्रोटेस्ट सीरियस नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आना अलग बात है, लेकिन जमीन पर उतारना अलग बात है। इस टाइम पे सरकार को भी यही लगा कि ये लोग सीरियस नहीं है, 2-4 दिन प्रोटेस्ट करके सब चले जाएंगे। लेकिन सीजेपी ने हार नहीं मानी। वो 7 शहरों में प्रोटेस्ट कर चुके थे। एक जगह अभिजीत को थप्पड़ भी पड़ा था। इसके बाद 20 जून को सीजेपी ने जंतर मंतर पर इनडेफिनेट धरना दे दिया। अब मांग केवल मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं थी। पेपर लीक से प्रभावित छात्रों, दोबारा परीक्षा का बोझ, आत्महत्या के मामलों में परिवारों के लिए मुआवजे की बात भी जुड़ने लगी थी। लेकिन प्रोटेस्टर्स की संख्या भी सिर्फ 50 से 100 लोगों तक ही थी। कोई ट्रस्टेबल फेस नहीं था जिस पर लोग विश्वास कर सके और प्रोटेस्ट ज्वाइन करें। और ये कमी पूरी होती है 20 जून को, जब सोनम वांगचुक, लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इस आंदोलन से जुड़ते हैं और 28 जून को इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। ये वो मोड़ था जहां से आंदोलन पूरी तरह बदल जाता है। फिर भी शुरुआती दिनों में उनका उपवास तुरंत बड़ी भीड़ नहीं जुटा पाया। दिन में कुछ 100 लोग, शाम को लगभग 1000, बारिश में टेंट, खुले आसमान के नीचे बिस्तर, और अगले दिन फिर वही इंतजार। लेकिन लोग आंदोलन को एक चेहरा, अनुशासन और नैतिक वजन मिल चुका था। अब ये सिर्फ अभिजीत दिपके का या सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक नैतिक आंदोलन बन चुका था। सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को वांगचुक की रोज मेडिकल जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। इसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है 18 जून को, जब सादे कपड़ों में पुलिस वाले सुबह जंतर मंतर पहुंचे, मंच के सामने सफेद कपड़ा खड़ा किया, इलाके में फोन जैमर्स यूज किए गए और वांगचुक को उठाकर एक एम्बुलेंस से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, डॉक्टर्स की सलाह और अदालत के निर्देश पर यह किया गया है। लेकिन शायद सरकार को यह अंदाजा था कि अगर हंगर स्ट्राइक की वजह से
सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो आंदोलन बहुत ज्यादा भड़क सकता है। इसलिए सरकार इस हेल्थ क्राइसिस को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन ये डिसीजन भी सरकार को बैकफायर करता है। सफेद चादर के पीछे से उठाए गए वांगचुक की वायरल वीडियोस ने एक नया राजनीतिक संकट पैदा कर दिया। वीडियोस वायरल हुए और उसने वो कर दिखाया जो सीजेपी के तमाम पोस्टर्स और भाषण नहीं कर पाए थे। 18 और 19 जुलाई को वे लोग भी जंतर मंतर पहुंचने लगे जिन्होंने पहले कभी प्रदर्शन नहीं किया था। 5000 के करीब लोग 19 जुलाई शाम तक प्रोटेस्ट की जगह पर जमा हो चुके और अगले दिन सुबह संसद खुलने वाली। 20 जुलाई को इतना बड़ा प्रोटेस्ट कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उसी दिन संसद मानसून सत्र शुरू होने वाला था। वांगचुक ने कहा था कि मांगे सीधे सांसदों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए सीजेपी ने 20 जुलाई की तारीख चुनी। अब सवाल आता है कि इस दिन इतने लोग क्यों आए, ये पहले क्यों नहीं? प्रोटेस्ट तो 1 महीने से चल रहा था। इसका पहला कारण नीट अब केवल एक परीक्षा नहीं रहा, बार बार पेपर लीक, भर्ती में देरी और दोबारा परीक्षा का बोझ उन परिवारों का कलेक्टिव डर बन चुका था जिसकी सारी बचत बच्चों की कोचिंग में लगती है। दूसरा, वांगचुक का 20 दिन से अधिक लंबा उपवास। तीसरा, उन्हें जबरन अस्पताल में ले जाने की वायरल वीडियो। चौथा, संसद का पहला दिन। इन सब रीजंस की वजह से 20 जुलाई को 50,000 से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पुलिस को भी आइडिया नहीं था कि इतने लोग आने वाले। भीड़ को कैलकुलेट करने में दिल्ली पुलिस का भी फेलियर रहा है और भीड़ ज्यादा होने के बाद पुलिस ने एक्स्ट्रा पर्सनल बुलाने पड़े। दिल्ली पुलिस ने संसद तक मार्च की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस का कहना था कि सत्र के दौरान संसद क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए प्रतिबंध जरूरी थे। कई परतों में बैरिकेड लगाए गए। करीब 11:15 बजे जंतर मंतर के आसपास नारे तेज हो गए। कुछ समूह बैरिकेड की ओर बढ़े, कुछ प्रदर्शनकारी दूसरी गलियों से संसद तक जाने की कोशिश करने लगे। फिर धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड टूटे, पुलिस ने लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई लोग घायल हुए। दोपहर बाद पुलिस ने जंतर मंतर का मंच भी हटा दिया, पर शाम तक दीपके, वांगचुक की पत्नी और कई प्रदर्शनकारी वापस पहुंचे। इसके बाद ये आंदोलन अब अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक का नहीं रहा, ये जनता का आंदोलन बन गया था। मार्च संसद तक नहीं पहुंचा, फिर भी उसने सरकार को पहली औपचारिक बातचीत पर मजबूर किया। उसी दिन सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की और अपनी मांगे सौंपी। ये पहली बार था जब सरकार से बातचीत का दरवाजा खुला। इस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन तो दिया, लेकिन पूरी तरह से ज्वाइन नहीं किया। असल में इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि यह किसी एक पार्टी का नहीं था, ये लोगों का आंदोलन था और इसी वजह से सरकार भी इस आंदोलन को पॉलिटिकल एंगल नहीं दे पाई। सरकार को लगा ये 1-2 दिन के मेहमान हैं, इंस्टाग्राम वाले लोग हैं, जमीन पर नहीं टिकेंगे, थकान और समय के साथ लौट जाए। लेकिन वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद बड़ी भीड़ और 20 जुलाई के मार्च ने यह आकलन बदल दिया। जब सरकार को लगा कि आंदोलन अपने आप खत्म नहीं हो रहा तो उसने कदम उठाने शुरू किए। एनटीए के डीजी को बदल दिया गया, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी को बदल दिया गया, 47 एंटी अधिकारियों को निकाल दिया गया, स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया। पीएम मोदी ने खुद कहा, पेपर लीक कोई साधारण बात नहीं है। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, लेकिन एक चीज नहीं की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 23 जुलाई की रात 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपना उपवास समाप्त किया, लेकिन सीजेपी ने साफ कहा, वांगचुक का उपवास खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद 24 जुलाई को सीजेपी ने सरकार के साथ बैठक की। सरकार ने अगले दिन तक का समय मांगा। 20 जुलाई के बाद सरकार की पोजीशन कमजोर हो चुकी थी। 25 जुलाई की दोपहर तीसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने 40 साल से ज्यादा वक्त छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधार को दिया है। जंतर मंतर और देश भर में जो अशांति है उससे वो दुखी हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों को स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये 2014 के बाद पहली बार था जब मोदी सरकार के किसी मंत्री को लगातार जन दबाव के कारण पद छोड़ना पड़ा हो। इससे पहले सिर्फ एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था और वो मी टू आरोपों की वजह से था। ये पहली बार था जब सड़क पर उतरे लोगों की किसी स्पेसिफिक डिमांड को सरकार ने माना हो। जिस वक्त ये खबर जंतर मंतर पहुंची, अभिजीत दीपके मंच पर थे। फोन देखा और गिर पड़े, फिर उठे और बोले, ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं, अगर आप इस सरकार के सामने झुकते नहीं हैं, तो हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। उस रात सीजेपी ने ऐलान किया, सारी मांगे मान ली गई हैं और आंदोलन खत्म। देश भर में जश्न मनाया गया। ये आंदोलन इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ,
मीम्स ने नैरेटिव बनाया, रील्स ने एनर्जी दी और बीजेपी जो सोशल मीडिया की मास्टर मानी जाती है इस बार लेट टू द पार्टी रही। बीजेपी का फोकस ट्विटर पर रहा और मामला पूरा इंस्टाग्राम पर था।